कहानी की शुरुआत में हमें जॉन नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक घने जंगल में इधर उधर भागता दिखाई देता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था और किसी सेफ स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तभी अंधेरा होने लगता है और जॉन अपनी घड़ी की तरफ देखता है जिसमें वक्त मानो थम सा गया था। उसी समय उस जंगल में मौजूद सारे पक्षी उड़कर कहीं जाने लगते हैं, मानो जैसे उन्हें भी पता है कि रात होने से पहले उन्हें इस जंगल को छोड़ देना है। खैर इधर जॉन काफी ज्यादा डरा हुआ था और वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी पेड़ की वो डाली टूट जाती है जिस पर जॉन बैठा हुआ था, जिससे जॉन की एक पैर टूट जाती है। जॉन उसी हालत में जैसे तैसे करके अपनी बैग के पास पहुंचता है और अपनी रक्षा के लिए एक डैगर निकाल लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कोई अननोन क्रीचर जॉन पर हमला कर देती है और उसे घसीटते हुए एक गड्ढे में ले जाती है। इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो 28 साल की थी और एक पेट शॉप में काम करती थी। तभी उसका बॉस उसके पास आता है और एक गोल्डन कलर का पैरट देते हुए उसे बेलफास्ट के जू में डिलीवर करने को बोलता है। मीना भी इस बात को मान जाती है और वो तोते को लेकर बेलफास्ट की तरफ निकल जाती है, जहाँ पर रास्ते में उसे उसकी ट्विन सिस्टर लूसी का एक वॉइस मैसेज आता है और उसकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि असल में लूसी और मीना की माँ की डेथ 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और किसी वजह से मीना उस कार एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को मानती थी, इसीलिए वो अपनी माँ के फ्यूनरल तक पे नहीं गई। लेकिन फिर भी लूसी चाहती थी कि मीना उसके पास आए और उससे बातें करे, मगर हर बार की तरह मीना लूसी के मैसेज को इग्नोर करते हुए सीधा अपने क्लाइंट के घर की तरफ जाने लगती है। मीना जैसे ही टाउन से बाहर निकलती है तो हमें एक बोर्ड पर ढेर सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर कई सारे लोग ऑलरेडी गायब हो चुके थे। मीना इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। अब यहाँ पर मीना जल्दी पहुँचने के चक्कर में एक शॉर्टकट लेती है जो कि जंगल की तरफ से होकर जाता था, लेकिन थोड़े ही समय के बाद अचानक से एक बोर्ड के सामने आकर उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसको देखकर मीना को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर पिंजड़े को हाथ में लेकर हेल्प की उम्मीद लिए जंगल में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन आसपास मदद जैसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी रात होने लगती है और हम वापस से सभी पक्षियों को डर कर कहीं भागते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था इसका खुलासा मूवी के अंत में होता है। तभी अचानक से मीना को एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो किसी गेट को खोलकर उसे जल्दी से उसके अंदर आने को बोलती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में ये गेट बंद होने वाला था। अब क्योंकि मीना के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो गेट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर उस बूढ़ी औरत के अलावा दो और लोग भी थे, सियारा और डेनियल, और उस बूढ़ी औरत का नाम था मैडेलिन। मीना उन तीनों से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वो तीनों भी मीना की तरह ही काफी समय से उस जंगल में फंसे हुए हैं और जिस बंकर में वो फिलहाल रह रहे हैं उसे वो कूप बोलते थे। तभी मैडेलिन तीनों से उस शीशे के दीवार के सामने खड़े होने को बोलती है ताकि वॉचर्स उन्हें देख सके। अभी मीना को यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, पर वहाँ मैडेलिन, सियारा और डेनियल सभी के सभी शीशे की दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर मीना भी वहाँ खड़ी हो जाती है। मीना को अभी भी वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर से आ रही आवाजों से उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि हाँ, सच में बाहर कोई तो है जो उन्हें ध्यान से देख रहा था। तब मैडेलिन की बातों से हम ये जान पाते हैं कि आज वॉचर्स बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि काफी समय के बाद वहाँ पर कोई नया मेंबर आया था। अगली सुबह मीना जल्दी से उस जंगल से बाहर निकलने के लिए अपने पैरट को लेकर निकल जाती है। तब मैडेलिन भी बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, मानो जैसे उसे पहले से ही पता था कि मीना वापस जरूर आएगी। अब वही मीना जब बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है तब वो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन काफी दूर चलने के बाद भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, जिससे कि थक हार कर वो वहीं पर बैठ जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे मैडेलिन आ जाती है। मैडेलिन मीना को समझाते हुए बोलती है कि मीना अकेली नहीं है जिसने वहाँ से भागने की कोशिश करी थी, बाकी सब भी वहाँ से भागने की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर तो मारे गए, लेकिन किसी को भी वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया था। अब आगे मैडेलिन मीना को अपने साथ उसी बोर्ड के पास लेके जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसे मीना ने पहले भी देखा था। पर वहाँ मैडेलिन की बातों से पता चलता है कि ऐसे बोर्ड्स कूप के चारों तरफ सर्कल में लगे हुए हैं, जिन्हें एक प्रोफेसर ने लगाया था जो कि बहुत पहले वहीं पर रहता था, और कूप के अंदर जो भी रहता है वो तभी तक सेफ है जब तक वो उस सर्कल के अंदर है। खैर रात में हम देखते हैं कि सभी कूप के अंदर उस दीवार के सामने खड़े हो गए थे
और सियारा वहाँ पर डांस कर रही थी ताकि वॉचर्स को अच्छा लगे। अब अगले दिन मीना जब सियारा के साथ जंगल में खाना ढूंढने जाती है तब हम सियारा की बातों से ये जान पाते हैं कि वो आज से 6 महीने पहले अपने पति जॉन के साथ उसी जंगल में आई थी। यानी कि मूवी की शुरुआत वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सियारा का पति था। सियारा का कहना था कि 6 दिनों पहले उसका पति बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए वहां से गया था पर अब तक वापस नहीं लौटा। पर फिर भी सियारा को पूरा भरोसा होता है कि उसका पति एक न एक दिन जरूर वापस लौटेगा। बट एज वी नो ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि जॉन तो कब का मर चुका है। अब मीना वहां पर सियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं, जिस पर सियारा बताती है कि मैडेलिन की एक थियरी है कि वॉचर्स न सिर्फ हमें देखते हैं बल्कि हमसे काफी कुछ सीखने की कोशिश भी करते हैं। खैर आगे सियारा मीना को लेकर एक गड्ढे के पास जाती है और उसे बताती है कि वॉचर्स दिन के उजाले में इसी गड्ढे में रहते हैं क्योंकि वो धूप में नहीं आ सकते और इसीलिए वो रात के अंधेरे में निकलते थे। एनीवे सियारा यहाँ मीना को एक बात और बताती है कि इन गड्ढों में जाना मना है क्योंकि अगर कोई भी वॉचर उन्हें गड्ढे के अंदर देख लेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। खैर इसके बाद जब वो खाना लेकर कूप के अंदर जाते हैं तो मैडेलिन वहाँ मीना को वहाँ पर रहने के कुछ रूल्स बताती है जो कि थे कि कभी भी वॉल की तरफ पीठ करके नहीं सोना है, साथ ही साथ अंधेरे के समय किसी भी हालत में कूप का दरवाजा नहीं खोलना चाहे बाहर से कैसी भी आवाज क्यों ना आ रही हो, और शाम होते ही कूप के अंदर वापस आ जाना है। जब तक वो लोग इन रूल्स को फॉलो करते रहेंगे वॉचर्स उनको कुछ नहीं करेंगे। मीना को अभी भी इन बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था लेकिन फिर भी वो उन रूल्स को फॉलो करने लगती है। मगर रात को जब वो मिरर के सामने खड़ी होती है तो आज उसे कोई भी आवाज नहीं आती। वो दीवार के पास कान लगाकर भी सुनती है मगर फिर भी उसे बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती, जिससे मीना को वापस से सारी चीजें फेक लगने लगती है और वो दीवार की तरफ पीठ करके सोने लगती है। लेकिन तभी बाहर से काफी जोर जोर से आवाज आने लगी जिससे कि सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी मैडेलिन मीना के फेस को पकड़कर दीवार के सामने कर देती है और तब जाकर वॉचर्स शांत होते हैं। खैर अब अगले दिन हम देख पाते हैं कि जब मीना डेनियल के साथ बाहर होती है तब वो डेनियल से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स दिखते कैसे हैं। बट यहाँ पर डेनियल ने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा था। वो मीना को बताता है कि जो भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बचता, मगर मीना काफी जिद्दी होती है। वो वॉचर्स को देखना चाहती है और इसीलिए वो डेनियल को लेकर उसी गड्ढे के पास जाती है जिसमें वॉचर्स रहा करते थे। मीना उस गड्ढे के अंदर जाना चाहती थी मगर डेनियल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर मीना उसकी एक नहीं सुनती और डेनियल को अपनी बातों में फंसाकर उस गड्ढे में उतर जाती है। अब गड्ढे के अंदर मीना को इंसानों की काफी सारी चीजें मिलती हैं जिसमें 1992 का एक पेपर, एक कैमकॉर्डर, टॉर्च और एक बाइसिकल भी थी। ये सारे सामान उन लोगों के होंगे जिन्हें वॉचर्स ने यहाँ पर मार दिया होगा। खैर तब मीना वहाँ पर रखी कुछ काम की चीजों को उठा लेती है और डेनियल की मदद से उन सारे सामान को बाहर निकालने लगती है। बट तभी जब डेनियल मीना को खींचने के लिए रस्सी फेंकता है तब हम नोटिस करते हैं कि एक हाथ मीना की तरफ बढ़ रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली किसी वॉचर का हाथ था। पर क्योंकि मीना धूप में खड़ी थी इसीलिए वॉचर का हाथ जलने लगता है, इसके चलते वो मीना को नहीं पकड़ पाता। इसके तुरंत बाद ही डेनियल ने मीना को ऊपर खींच लिया। अब आगे जब ये लोग सारा सामान लेकर मैडेलिन और सियारा के पास जाते हैं तो वो लोग भी सारे सामान स्पेशली बाइसिकल को देखकर काफी खुश थे क्योंकि अब वो बाइसिकल की मदद से काफी दूर तक जाकर रास्ता ढूंढ सकते थे। पर यहाँ मीना और डेनियल ने मैडेलिन को ये नहीं बताया कि ये सारे सामान वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। आपको वो कैमकॉर्डर तो याद ही होगा जो मीना को उस गड्ढे में मिला था, उसे डेनियल ने कूप के बाहर लगाकर उसे अंदर रखे टीवी से कनेक्ट कर दिया था ताकि जब रात में वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आए तब वो भी उन्हें देख सकें। लेकिन आज काफी रात होने के बाद भी कोई भी वॉचर वहाँ उन्हें देखने के लिए नहीं आता क्योंकि बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये सारे लोग डर जाते हैं। तभी अचानक से कूप के दरवाजे पर नॉक होती है, यानी कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिस पर मैडेलिन पूछती है कौन है, जिस पर बाहर से जॉन की आवाज आती है जो कि जल्दी से गेट को खोलने के लिए बोल रहा था। अब जॉन की आवाज सुनने के बाद सियारा बेहद ही खुश हो जाती है और गेट खोलने के लिए जाने लगती है, मगर मैडेलिन ये बात जानती थी कि रात में कोई भी कूप के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए वो सियारा को रोकने में लग जाती है। पहले तो सियारा नहीं रुकती पर बाद में मैडेलिन उसे ये कहती है कि वो जॉन से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसके बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। सियारा यहाँ पर जॉन से एक सवाल पूछती भी है जिसका जवाब जॉन नहीं दे पाता और उसके तुरंत बाद ही कैमरे में दिखाया जाता है कि कई वॉचर्स जॉन को घसीटते हुए एक गड्ढे में ले जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली वो जॉन नहीं था बल्कि कोई वॉचर था जो किसी वजह से इन लोगों से काफी ज्यादा नाराज लग रहा था। यहाँ हमें वॉचर्स की एक एबिलिटी के बारे में भी पता चलता है कि ये लोग किसी का भी रूप धारण कर सकते थे। अगले दिन डेनियल और मीना मैडेलिन को सच बताने पर मजबूर हो जाते हैं। इस बात से मैडेलिन बहुत निराश
एहसास थी कि उन्होंने नियम को तोड़ा है। खैर वो सारे सामान को वापस से उसी गड्ढे में फेंक आती है और ना चाहते हुए भी अब मीना को वहां रहना पड़ता है। समय बीतता गया और सर्दियों का मौसम आ गया। ये लोग अभी भी वहीं फंसे थे। ये लोग दिन के समय में खाना खोजने के लिए जंगल में जाते और रात होने से पहले कूप में वापस लौट आते। मीना ने एक नक्शा भी बनाया ताकि शायद उन्हें कभी कोई रास्ता मिल सके। इधर सियारा भी उम्मीद खो चुकी थी क्योंकि अब उसका पति भी इस दुनिया में नहीं था। तो एक दिन वो उस गड्ढे के करीब जाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, मगर मीना समय रहते उसे बचा लेती है। इधर डेनियल और मेडेलिन का भी झगड़ा हो गया। सर्दियों के मौसम में उन्हें सही से खाना नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से ये लोग अपना दिमागी संतुलन खो रहे थे। डेनियल सियारा को लेकर कूप के अंदर चला जाता है और अंदर से कूप के दरवाजे को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से मीना और मेडलिन बाहर ही फंस जाते हैं। जल्द ही शाम होने वाली थी। ये लोग डेनियल से विनती करते हैं कि उन्हें अंदर आने दे, मगर डेनियल दरवाजा नहीं खोलता। मजबूरन मीना और मेडलिन को एक कटे पेड़ की आड़ में छुपना पड़ता है और जैसे ही अंधेरा होने लगा वॉचर्स कूप की तरफ बढ़ने लगे। पहली बार मीना और ऑडियंस इस क्रीचर की एक हल्की सी झलक देख पाते हैं। ये लंबे, तेज और काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। जब उन्हें पता लगा कि मीना और मेडलिन नहीं है तो वो गुस्से में आकर जंगल की तरफ उन्हें ढूंढने के लिए भागते हैं। मीना और मेडलिन को मौका मिल जाता है और वो दरवाजे के करीब जाकर डेनियल को किसी तरह मना लेते हैं। डेनियल दरवाजा खोलता है और ये लोग तुरंत ही अंदर आ जाते हैं। मेडलिन को डेनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर चूंकि उन्होंने काफी सारे नियम तोड़े थे तो शायद अब ये लोग ना बच पाए। अब मेडलिन यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करते हुए बताती है कि मैंने तुम सबसे एक बात छुपाई थी। मैं इस जंगल में पुरानी माइथोलॉजी को स्टडी करने के लिए आई थी, एक ऐसी स्पीसीज की तलाश में जो किस्से कहानियों में होते हैं। कुछ लोग इन्हें चेचलिंग्स कहते हैं तो कुछ लोग फेरीज, मगर यहाँ आने पर मैंने जाना कि ये तो राक्षस हैं। जंगल में मैंने एक को देखा भी था जो बिल्कुल मेरी तरह ही नजर आ रही थी। ये फेरीज अपना रूप बदल सकते हैं। असल में ये सीख रहे हैं, इसलिए हर रात हमें देखने के लिए आते हैं ताकि हमें समझ सके और हमारी नकल कर सके। ये हमारी तरह बनना चाहते हैं। इतने में उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई दी। वो बिल्कुल इन्हीं की तरह बोल रहे थे। वो अंदर आना चाहते थे। लोहे का ये मजबूत दरवाजा उन्हें नहीं रोक सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। ठीक उसी समय डेनियल को फर्श पर कुछ दिखा। वहाँ फर्श पर एक बंकर का दरवाजा था। ये लोग तुरंत ही उस दरवाजे को तोड़कर बंकर के अंदर चले जाते हैं। सभी काफी हैरान थे कि इतने समय से ये बंकर उनके सामने था, पर उन्हें पता भी नहीं चला। इस बंकर में कई सालों का खाना था और बहुत सारा सामान भी था। असल में ये पूरी जगह, ये कूप और ये बंकर एक प्रोफेसर की थी जिसका नाम था मार्टिन। इस बंकर में एक कंप्यूटर भी था, मगर उसमें इंटरनेट नहीं था। मीना उस कंप्यूटर की रिकॉर्ड फाइलें देखने लगी, जिससे उन्हें प्रोफेसर के बारे में काफी सारी जानकारी मिली। प्रोफेसर इन फेरीज के बारे में जान चुका था। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ इंसान और फेरीज मिलकर एक साथ रहें, यानी प्रोफेसर एक काइंड ऑफ वंडरलैंड बनाना चाहता था। अब ये फेरीज यहाँ पर क्यों हैं, ये हम थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। मगर प्रोफेसर ने ये जगह आम लोगों के खून से बनाई थी। प्रोफेसर पैसे का लालच देकर लोगों को यहाँ लाता और अंधेरा होते ही वॉचर्स यानी फेरीज उन पर हमला करके उन्हें मार देते। प्रोफेसर को चूंकि राज मालूम था, इसलिए वो बंकर में छुप जाता था, जिसकी वजह से उसकी जान बची रहती थी। फिर प्रोफेसर को इन फेरीज में से एक मिली जो बाकियों से अलग थी। वो उसे इस बंकर में लेकर आया, मगर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इतनी जानकारी काफी थी, मगर मीना जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वो आखिरी फाइल प्ले करती है। उस वीडियो के अंदर प्रोफेसर बताता है कि वो खुद को और उस फेरी को मारने वाला है, मगर मरने से पहले वो यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है उनके लिए जो यहाँ पे फंसे हैं। वो कहता है कि पक्षियों का पीछा करना, वो तुम्हें जंगल से निकाल देंगे और अगर जिंदा बचकर निकल गए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च नष्ट कर देना। कुछ राज को राज ही रहना चाहिए। यहाँ आकर मैंने बड़ी गलती कर दी। मैं वो दुनिया नहीं बना सकता जिसका मैंने सपना देखा था। यह जानकर इन चारों लोगों को बड़ी हैरानी हुई, मगर वो खुश भी थे कि कल ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे। अगली सुबह जब ये लोग उस बंकर से बाहर आए तो पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था। सब कुछ तोड़ दिया गया था। अब ये चारों प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। मीना अपने पैरट को आजाद कर देती है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं। उन्हें एक झील की तरफ जाना था जहाँ उन्हें प्रोफेसर की एक बोट मिलेगी। इस बार ये लोग काफी आगे निकल आए थे। रास्ते में इन्हें एक कब्र भी दिखी। मेडलिन वहाँ उन्हें बताती है कि एक समय था जब ये फेरीज देवताओं की तरह इंसानों के साथ मिलकर रहा करते थे, मगर इंसान बदल गया
गया। वो इन्हीं फेरीज के खिलाफ हो गया जिनकी वो पूजा करते थे। उन्होंने सभी फेरीज को यहाँ इस जंगल में कैद कर दिया। सदियों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपना जादू खो दिया और अपने पर भी। वो कभी भी इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते। शाम होने को थी और बारिश भी शुरू हो गई, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी उस रिवर तक पहुंचना था जहां पर प्रोफेसर की बोट थी। धीरे धीरे सूरज डूब गया और वो दानव अपनी कब्र से बाहर निकलने लगे। ये सब किसी तरह झील तक पहुंच गए और वहां उन्हें प्रोफेसर की बोट भी मिल गई। मगर तभी डेनियल को वहां जॉन दिखा जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो जॉन की मदद करने लगा जिसकी वजह से वो बाकियों से पीछे रह गया। वो जॉन की मदद करना चाहता था मगर असल में वो जॉन नहीं था बल्कि वो एक फेरी थी जिसने जॉन का रूप धारण किया हुआ था। बाकी सब डेनियल को बचाना तो चाहते थे मगर उसे बचा नहीं पाते। वो फेरी डेनियल के माथे पर एक निशान बनाकर उसे खत्म कर देती है। डेनियल को मारने के बाद वो फेरी डेनियल का रूप धारण कर लेती है। मतलब तुम सोच कर देखो, बंदा पूरी फिल्म में जिंदा रहता है लेकिन जब बचने की बारी आई तो मारा गया। टिपिकल हॉलीवुड थिंग। ये फेरीज नदी नहीं पार कर सकते थे जिसकी वजह से उन्हें मौका मिल गया और वो उस बोट की मदद से उस अजीब जंगल से बाहर निकल आते हैं। अगली सुबह उन्हें एक बस मिलती है जिसमें बैठकर वो शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद मीना उसी यूनिवर्सिटी में जाती है जहां प्रोफेसर की सारी रिसर्च होती है, जिसे कि प्रोफेसर ने ही कहा था कि उन्हें नष्ट कर देना ही सही है ताकि भविष्य में कोई भी उस जंगल में भूल कर भी ना आ पाए। मीना प्रोफेसर के उस रिसर्च को नष्ट करने ही आई थी मगर उसे वहां कुछ नई बातें पता चलती हैं। हजारों साल पहले ये फेरीज इंसानों के साथ मिलकर रहा करते थे। ये एक दूसरे का ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि इंसानों से उनके कुछ बच्चे भी हुए। इसके अलावा मीना को वहाँ कुछ तस्वीरें भी मिली जिसे देखने पर मीना के साथ साथ हम ऑडियंस भी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। उन तस्वीरों में प्रोफेसर अपनी पत्नी के साथ था और उसकी पत्नी कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी। जी हाँ दोस्तों, मैडलिन ही प्रोफेसर की वाइफ थी। ये सच मैडलिन शुरू से छिपाती आ रही थी। यही जानकारी लिए मीना सियारा से मिलने उसके घर जाती है तो असल में प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन लंग कैंसर से काफी पहले ही मर चुकी थी। फिर प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाले फेरीज के बारे में पता चला। प्रोफेसर अपनी पत्नी को खोकर काफी दुखी था। वो ये तय करता है कि वो इन फेरीज में से एक फेरी को पकड़ेगा और उसे अपनी पत्नी के रूप में बदल देगा जिसके साथ वो पूरी जिंदगी रह सकेगा। जिसका मतलब था वहाँ जो मैडलिन थी वो इंसान नहीं बल्कि हाफ ब्रीड थी, यानी आधी फेरी आधा इंसान। पूरा समय वो उनके साथ रही। वो अकेली थी जो वहाँ से निकलने में सक्षम थी। ठीक उसी समय मीना को पता चला कि जिस सियारा से वो बात कर रही है असल में वो सियारा नहीं बल्कि मैडलिन ही थी जिसने सियारा का रूप धारण किया हुआ था। जैसे ही असली सियारा वहाँ आती है मैडलिन उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद वो मीना को भी मारना चाहती थी ताकि उसका राज राज ही रहे। मैडलिन वहाँ मीना को बताती है कि उस जंगल में उसे लोग अजीब कहते थे क्योंकि वो अकेली थी जो दिन के उजाले में भी बाहर आ सकती थी। मेरा अलग होना उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मगर मीना वहाँ मैडलिन से ये सच बता देती है कि वो अलग नहीं बल्कि खास है, यानी कि वो हाफ ब्रीड है यानी आधा इंसान। ये बात मैडलिन को नहीं पता थी कि पास्ट में फेरी से इंसानों को बच्चे भी हुए थे। मीना मैडलिन को समझाते हुए बताती है कि वो किसी से भी इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी और शायद हो सकता है कि उसकी ही तरह कुछ और फेरीज इंसानों के बीच में हो। सच जानकर मैडलिन का जादू वापस लौट आया और उसके पर भी। वो मीना को जिंदा छोड़ देती है और वहाँ से उड़ जाती है। कहानी कुछ हफ्ते बाद की दिखाई जाती है जहाँ मीना अपनी बहन के साथ रहने आई थी क्योंकि जंगल के उस हादसे ने उसे बदल दिया था। वो अपनी बहन जो कि मीना की ट्विन थी उसे मैडलिन के बारे में बताती है कि अब भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैडलिन मेरा पीछा कर रही है और मैं उसे अक्सर एक छोटी बच्ची के रूप में देखती हूँ। शायद उसे अभी तक अपनी प्रजाति का कोई नहीं मिला। और तभी कैमरा शिफ्ट होते हुए विंडो से सड़क की तरफ जाता है जहाँ पर हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कोई और नहीं बल्कि बच्ची के रूप में मैडलिन ही थी। यहाँ मीना का शक सच था। मैडलिन अब बच्चों के रूप में यहाँ वहाँ भटक रही थी। इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। फेरीज की कहानी असल में ये थी कि सदियों पहले वो इंसानों के साथ मिलकर शांति से रहा करते थे। फेरीज के पास जादू था और पर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो इंसानों और फेरीज से मिलकर पैदा हुए थे यानी हाफ ब्रीड। फिर धीरे धीरे इंसान फेरीज के खिलाफ होने लगा और उन्हें जमीन के अंदर कैद कर दिया। समय के साथ फेरीज अपनी शक्तियों को खो देते हैं और अपने पर भी, और ज्यादा समय जमीन के अंदर रहने के कारण वो दानव बन गए। वो पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो कभी फेरीज
हुआ करते थे। वो फेरीज उस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि सूरज की रोशनी निकलने से पहले उन्हें उन गड्ढों में वापस जाना होता था। मगर मैडलिन जैसी हाफ ब्रीड इंसानों की दुनिया में रह सकती थी। उसे निकलने का रास्ता तो नहीं पता था, मगर अब उसे निकलने का रास्ता भी पता था और वो बाहर भी निकल चुकी थी। दोस्तों, इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अलग और यूनिक था। सच कहूं तो ये टिपिकल हॉरर ड्रामा से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था। आपको भी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।